Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. After watching the videos, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. So in our previous lectures we have started the series of electrical machines, under which we have started from the topic of static electrical machine, that is electrical transformer, and under that topic we have completed the basic classification of transformers, then its construction, working principle in our last videos. So till now, if you are not watch out those videos, then I will give the link of those videos in description box. Kindly watch those videos. सो ट्रांसफार्मर में अभी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर. ओके, प्रीवियसली हम लोग ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको स्टडी किया है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो भी स्टडी किया है. तो अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ट्रांसफार्मर में वो है उसका जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का, उसका प्रॉपर्टीज कैसा होना चाहिए, किस तरह का कोर सुइटेबल है एक ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए. इससे जुड़ा और भी दो टॉपिक्स हैं जो आता है हमारा. एक टॉपिक है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस, अदर वन हमारा है एडी करंट लॉस. ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए. सो इससे जुड़ा जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे इसमें. तो एक कोर का जो प्रॉपर्टी होता है उसको समझने के लिए हम लोगों को पहले जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है ट्रांसफार्मर में और एडी करंट लॉस होता है, ये दो तरह के लॉस ट्रांसफार्मर में होता है, राइट. उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है. ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें एक वोल्टेज लेवल को हम दूसरे वोल्टेज लेवल में चेंज करते हैं, राइट. प्राइमरी इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, राइट. प्राइमरी सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज को अप्लाई करते हैं. वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद क्या होता है, इस वोल्टेज का जो इक्विवेलेंट करंट होगा I1 करंट, वो इस कंडक्टर से फ्लो करेगा, राइट. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट विल हैपन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट अराउंड द प्राइमरी कॉइल, राइट. ये क्या है, प्राइमरी कॉइल होगा, उसके जो पास का जो एरिया होगा उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा यहाँ पे, राइट. इसके बाद क्या होगा, ये जो कोर होगा इसको हम बोलेंगे कोर. दिस वन इज ट्रांसफार्मर कोर. एक कोर बना होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, राइट. एक कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, वो यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट करेगा इस फ्लक्स को ट्रांसफर करेगा थ्रू द होल कोर का जो एरिया होगा वो कंप्लीट एरिया में यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा इस फ्लक्स को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा, राइट. ड्यूरिंग द सर्कुलेशन द सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट मीन्स सेकेंडरी कॉइल will cut the total amount of flux, राइट. यहाँ पे जो फ्लक्स फ्लो करेगा उसको क्या करेगा, ये सेकेंडरी सर्किट का जो कॉइल है, एक कॉइल वो फ्लक्स को कट करेगा और एट दैट टाइम वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इतना है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो डिटेल वीडियो नहीं देखा अभी तक तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं. आज हम समझेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर का कोर होगा, एक कोर का प्रॉपर्टीज क्या होगा, राइट. तो उसको समझने के लिए पहले हमको हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को समझना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ दिस कोर्स आर मेड. कोर्स कैसे बनता है. कोर्स में क्या होता है, कोर्स में ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का प्लेट्स लगा हुआ होता है, राइट. मल्टीपल नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर शीट्स आर स्टैक्ड टुगेदर टू फॉर्म द कोर,
ओके। इस तरह का जो रेक्टेंगुलर कोर होगा, मल्टीपल नंबर्स ऑफ कोर को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। एक साथ जोड़ने के बाद क्या होगा, हमारा जो कंप्लीट कोर होगा, एक कोर हमारा बनेगा। यहाँ पे इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग 4 प्लेट्स का एग्जाम्पल लिया है। प्लेट्स नंबर 1, 2, 3, 4, मतलब चारों प्लेट को, चारों रेक्टेंगुलर प्लेट को हमने किया है एक साथ जोड़ के इस कंप्लीट कोर को हमने यहाँ पे बनाया है, राइट। तो हमारे केस में यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट्स कितना है, टोटल 4 शीट्स है, राइट। टोटल 4 शीट्स होगा यहाँ पे। तो ये जो कोर होगा, इस कोर में क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज लेवल V1 प्राइमरी साइड और वोल्टेज लेवल V2 सेकेंडरी साइड, यहाँ पे जो वोल्टेज का लेवल चेंज होगा, इसके बीच में क्या होगा, 2 लॉसेस होगा। एक होगा एडी करंट लॉस, दूसरा होगा हिस्टैरिसीस लॉस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, राइट। सो हिस्टैरिसीस लॉस को समझने के लिए हम लोगों को पहले एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन फिजिक्स in lower classes. Okay, this graph is called BH curve, right? BH curve. तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम लोग कंसीडर किया है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, राइट, जिसको हम H से डिनोट करते हैं यहाँ पे, राइट। और जो वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस में हम लोग कंसीडर करते हैं फ्लक्स डेंसिटी को, जिसको हम B से डिनोट करते हैं, राइट। अब ये ट्रांसफार्मर कौन सा वोल्टेज से काम करता है, AC वोल्टेज में, राइट, जिसका एक पॉजिटिव पीक होता है। अगर हम वोल्टेज को टाइम के साथ, टाइम वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करें, तो यहाँ पे हम लोगों को साइनोसॉइडल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जिसका एक पॉजिटिव पीक होता है और एक नेगेटिव पीक होता है, राइट। अभी देखिए क्या होता है, अगर हम वोल्टेज को ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड होगा, ट्रांसफार्मर का जब प्राइमरी साइड होगा, प्राइमरी साइड में हम वोल्टेज को दे, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स जनरेट करेगा। अल्टीमेटली मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स होगा वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। अभी ये जो कोर होता है, कोर कैसे बना हुआ होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसमें जब भी कोई फ्लक्स जनरेट करेगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आ जाता है और फ्लक्स को एक एंड से दूसरे एंड तक इजीली ट्रांसफर कर देता है, राइट। तो यहाँ पे जब भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे देखिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स धीरे धीरे, पहले क्या था, 0 था, ये पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट। सो 0 पॉइंट से लेके मैग्नेटाइजिंग फोर्स धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। इंक्रीज होने तक क्या हो रहा है, हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी होगा, फ्लक्स डेंसिटी धीरे धीरे लीनियरली इंक्रीज होगा ना, धीरे धीरे देखिए लीनियरली इंक्रीज होते होते एक पॉइंट में जाके वो रुक जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट पे आके ये स्टॉप हो जाएगा, राइट, ये होगा हमारा स्टॉपिंग पॉइंट। इस पॉइंट के बाद अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को फिर से इंक्रीज करते हैं, तो जो फ्लक्स डेंसिटी है वो इंक्रीज नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इस मटेरियल का मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट होता है दिस पॉइंट, राइट। इसके बाद आप जितना भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं, इसका जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, राइट। सभी मटेरियल का एक फाइनल पॉइंट होता है ना, एक फाइनल पॉइंट होता है, उसके बाद वो जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो चेंज नहीं होगा। आप जितना भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पे लगा लो, इसका जो फ्लक्स डेंसिटी होगा इस सिचुएशन के पॉइंट के बाद और इंक्रीज नहीं होगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद जो सैचुरेशन पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट धीरे इंक्रीज नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, राइट। एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या हो रहा है, पहले हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को इंक्रीज कर रहे थे, उसी टाइम पे क्या हुआ, उसी टाइम पे जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो लीनियरली धीरे धीरे इंक्रीज करते करते एक पॉइंट में जाके स्टॉप हो जाएगा,
उसके बाद ये जो मैग्नेटिक कोर होगा, इस कोर का सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी वो इंक्रीज नहीं होगा। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट का सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। सेकेंड स्टेप पे अगर हम मैग्नेटिक फोर्स को अगर हम उसको डिक्रीज करते हैं, राइट, तो डिक्रीज करने के बाद देखिए जिस पाथ से, जिस डायरेक्शन से वो इंक्रीज हुआ था, दैट मीन्स फ्लक्स डेंसिटी जिस पाथ से इंक्रीज हुआ था, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स को डिक्रीज करें तो वो उसी पाथ से डिक्रीज नहीं होगा, वो अपना पाथ को चेंज कर देता है। ये होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो सेचुरेशन पॉइंट से देखिए ये दूसरा पाथ फॉलो कर रहा है। करते करते एक टाइम पे क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को डिक्रीज करते करते हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक टाइम पे जीरो हो जाएगा, राइट। जब भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हो जाएगा तभी जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो जीरो नहीं होगा, राइट। यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है, वो जीरो नहीं होता है। उसी टाइम पे जब भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो होता है उसी टाइम पे फ्लक्स डेंसिटी जो है वो एक पॉइंट पे इंडिकेट करता है, राइट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये जो प्रॉपर्टी होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, राइट। इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद, जीरो करने के बाद उसका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहना चाहता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये जो प्रॉपर्टी होता है इस मटेरियल का, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसका हम थियोरेटिकल डेफिनेशन भी समझेंगे इसके बाद, ओके। तो इस पॉइंट के बाद देखिए क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हमने क्या किया है, नेगेटिव में लिया है इसके बाद, ओके। ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंट का स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा एच का वैल्यू हम नेगेटिव में ले रहे हैं। नेगेटिव में लेने के बाद क्या देखिए, यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। उसको डीमैग्नेटाइज होते होते एक पॉइंट में आके क्या होगा, पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो जिस पॉइंट पे ये डीमैग्नेटाइज होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कोएर्सिविटी, राइट, कोएर्सिविटी। और इसके बाद भी हम कोएर्सिविटी पॉइंट के बाद हम अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को नेगेटिव में लेते हैं, नेगेटिव में कंसीडर करते हैं, तब भी देखिए हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है वो अभी नेगेटिव हाफ में फ्लो करेगा और उसका भी एक फाइनल पॉइंट होगा, राइट। मैग्नेटिक फोर्स को अगर हम नेगेटिव में लेते हैं तभी क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, दैट मीन्स फाइनल पोजीशन में जाके स्टॉप हो जाएगा। तो ये स्टॉपिंग पॉइंट होता है सेचुरेशन पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहला सेचुरेशन पॉइंट हुआ था ये पॉइंट, और ये सेचुरेशन पॉइंट कब हुआ था, जब हम पॉजिटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई कर रहे थे, राइट। अभी अगर हम नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसका भी एक फाइनल सेचुरेशन पॉइंट आएगा, दैट मीन्स पहले वाला सेचुरेशन पॉइंट के ऑपोजिट पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेचुरेशन पॉइंट, राइट। इसके बाद, इस पॉइंट के बाद अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को नेगेटिव में लेते हैं तो जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो और नेगेटिव नहीं होगा। इसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और करने के बाद वो पहले वाला केस का ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स पाथ फॉलो करता है, राइट। तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स है, इस स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें, एक बार मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो से हम लोग इंक्रीज करते हैं, उसके बाद डिक्रीज करते हैं, उसके बाद नेगेटिव में लेते हैं, नेगेटिव में आने के बाद फिर से जीरो करते हैं, इसके बाद अगर इंक्रीज करते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों को इस तरह की एक लूप मिल जाता है, राइट। इस तरह के एक क्लोज्ड लूप हमें मिल जाता है, इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है जिसको बोलते हैं BH कर्व, ओके, जिसको बोलते हैं BH कर्व। वो आप लोग फिजिक्स में भी स्टडी कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। इसको बोलते हैं BH कर्व। तो ये जो यहाँ पे जो लूप होता है, इस लूप में देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बार बार चेंज करते हैं। सो ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ दिस मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पे क्या होता है, एक हीट जनरेट होता है कोर में। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, कोर में एक हीट जनरेट कर जाता है और वो हीट
हीट के लिए जो लॉसेस होता है, हीट क्या होता है, वेस्टेज होता है, हीट की रिगार्डिंग जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, उसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस. So I think the concept of hysteresis loss is clear to you all. Okay, if you have any queries you can ask in comment section. तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका जो डेफिनेशन होता है, राइट. यहाँ पे देखिए, पहले हम रेटेंटिविटी स्टडी किया था. तो रेटेंटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टू रिटेन मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर देते हैं. जीरो करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है, वो कांस्टेंट रहना चाहता है, वो जीरो होना नहीं चाहता है, राइट. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसको हम बोलते हैं रेटेंटिविटी, और इसका एक दूसरा नाम भी है जो है रेमिनेंस. ओके, एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज रेटेंटिविटी और व्हाट इज रेमिनेंस, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टैरिसीस लॉस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एनी सेमेस्टर एग्जाम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोएर्सिविटी, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आता है. देखिए, इसका डेफिनेशन है द मैग्नेटिक फील्ड एज नीडेड टू डीमैग्नेटाइजिंग द मैग्नेटिक मटेरियल कंप्लीटली, राइट, इज नोन एज इट्स कोएर्सिविटी. मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एच, उसका जिस वैल्यू में मैग्नेटाइजिंग हो जाता है कंप्लीटली, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं कोएर्सिविटी पॉइंट, राइट. सो ये होता है ये दोनों पॉइंट का थ्योरेटिकल डेफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस. अभी हम लोग समझेंगे व्हाट इज ईडी करंट लॉस, बिकॉज एक कोर का जो प्रॉपर्टी होता है उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों को हिस्टैरिसीस लॉस एंड ईडी करंट लॉस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा पहले, राइट. सो लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईडी करंट लॉस. सो ईडी करंट लॉस पे क्या होता है ये हम इजी वर्ड्स पे समझते हैं. अभी देखिए, यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफार्मर की कोर को कंसीडर किया है, राइट. और कोर कैसे बनता है, मल्टीपल नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर शीट्स मस्ट बी अटैच टुगेदर टू मेक द कोर्स. ये हम इसके पहले जो पार्ट था उसमें स्टडी कर चुके हैं. ऐसे रेक्टेंगुलर पार्ट, मल्टीपल नंबर्स ऑफ पार्ट हम एक साथ जोड़ते हैं. यहाँ पे देखिए एक डायग्राम में इसको डिस्कस किया है. इस पे यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ हमारा कोर होता है, राइट. एलिमिनेटेड वर्ड हम बाद में समझेंगे, राइट. यहाँ पे एलिमिनेशंस जो है वो बाद में समझेंगे. देखिए, मल्टीपल नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर शीट्स को हम एक के साथ एक को जोड़ते हैं. जोड़ने के बाद हमारा जो कंप्लीट कोर होता है ट्रांसफार्मर का, वो कंप्लीट कोर हम लोगों को मिलता है, राइट. उसके बाद कोर का दो साइड होता है. एक साइड को हम प्राइमरी साइड कंसीडर करते हैं P, और दूसरे साइड को हम सेकेंडरी साइड S से कंसीडर करते हैं. प्राइमरी साइड में हम वोल्टेज देते हैं, इसके बाद फ्लक्स जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. सेकेंडरी साइड में फ्लक्स को कट करते हैं, इसके बाद सेकेंडरी साइड में हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिलता है, राइट. अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो कोर होता है, राइट, इसको हम मल्टीपल नंबर्स ऑफ, इस डायग्राम में देखिए मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्लेट्स को एक साथ जोड़ के हमने एक कोर को बनाया है. प्राइमरी साइड में हम वोल्टेज यहाँ पे V2 को अप्लाई किया है. उसके बाद उसका जो इक्विवेलेंट करंट होगा I2, वो हमारा कोर में एंटर करेगा. इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या जनरेट कर रहा है, यहाँ पे फ्लक्स को जनरेट करेगा. ये फ्लक्स अभी क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से होके फ्लक्स रेक्टेंगुलर जो प्लेट होता है उसका एक साइड से दूसरे साइड तक ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, राइट. इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में और एक इंसिडेंट होगा. वो इंसिडेंट कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर प्लेट्स है उसके ऊपर में एक एरिया बन जाता है इस तरह से, राइट. उसके ऊपर में मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्लेट्स हम एक साथ जोड़ के कोर बनाते हैं ना, तो कोर बनाने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया बन जाता है. यहाँ पे इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट करता है करंट की वजह से, यहाँ पे हम प्राइमरी में वोल्टेज देते हैं, ये वोल्टेज का इक्विवेलेंट करंट फ्लो करेगा प्राइमरी में, और इसी करंट के लिए यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, फ्लक्स जनरेट करेगा. अभी ये जो फ्लक्स होता है ये फ्लक्स कोर में सर्कुलेट करेगा. सर्कुलेट करते करते यहाँ पे ऊपर में जो एरिया होगा, इसी एरिया में भी फ्लक्स जनरेट करना, फ्लक्स फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, राइट. यहाँ पे भी हमारा फ्लक्स फाई फ्लो करना स्टार्ट कर देगा.
और यहाँ पे जो फ्लक्स फ्लो करते हैं, यहाँ पे जो फ्लक्स फ्लो करते हैं, राइट, यहाँ पे जो फ्लक्स फ्लो करते हैं वो टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है, राइट। और अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ हमने देखा है कि ईएमएफ जो जनरेट होता है वो इक्विवेलेंट होता है डी फाई डी टी। मतलब टाइम के साथ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, टाइम के साथ जो फ्लक्स सर्कुलेट कर रहा है, राइट, टाइम तो चेंज हो रहा है ना। पहले देखिए हम जब ट्रांसफार्मर स्टार्ट करते हैं वो टाइम हमारा 0 सेकंड होगा, इसके बाद टाइम चेंज होने के बाद ट्रांसफार्मर कंटिन्यू रहेगा, उसमें फ्लक्स भी जनरेट होगा, तो टाइम चेंज होने के साथ साथ फ्लक्स भी जनरेट होगा। मतलब डी फाई डी टी जनरेट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब भी ए हो जाता है उसका मतलब यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट करता है, राइट। और ये जो ईएमएफ होता है ये सेकेंडरी सर्किट में नहीं जाता है, राइट, ये लीकेज हो जाता है, लीकेज की तरह एक्स्ट्रा होता है। ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट्स होता है, प्लेट्स के जो एरिया होता है, इस तरह से रेक्टेंगुलर एरिया बन जाता है, इसमें हमारा एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी सर्किट से कनेक्टेड नहीं होता है, इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते आउटपुट में, राइट। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक हीट जनरेट करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है ना, इस वोल्टेज को हम एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे जब ये जनरेट हो जाएगा तभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे एक हीट जनरेट हो जाता है, राइट। इस हीट की वजह से एक लॉस होता है, राइट। इसी लॉस को हम बोलते हैं ईडी करंट लॉस, राइट। और यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग फ्लक्स की वजह से जो करंट जनरेट करेगा इसको बोलते हैं हम ईडी करंट, राइट, इसको हम बोलते हैं ईडी करंट। अभी जो हमारा ट्रांसफार्मर लॉसेस है, इस लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहिए। अगर लॉस को मिनिमाइज करेंगे तभी ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होगा, इफिशियंसी इंक्रीज होगा, राइट। तो हम इस लॉस को, एडी करंट लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। ये जो एरिया होगा, अगर हम इस एरिया को डिक्रीज कर दें, राइट, तभी सर्कुलेटिंग करंट जो होगा, सर्कुलेटिंग करंट की वजह से जो वोल्टेज जनरेट होगा यहाँ पे, अल्टीमेटली जो हीट जनरेट होगा उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टेक्निक है, वो क्या होता है, देखिए ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, शीट नंबर 1, राइट, इसके बाद क्या होगा शीट नंबर 2, ये इस दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। इस तरह मल्टीपल नंबर्स, एन नंबर्स, फॉर एग्जांपल एन नंबर्स ऑफ शीट को हम एक साथ जोड़ के कोर को बनाएंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, जो प्राइमरी शीट होता है, माने शीट नंबर 1 होगा, उसके बाद हम एक पेपर लेमिनेशन देंगे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेमिनेशन आते हैं, जो मैंने पहले बोला था कि बाद में डिस्कस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट अब आएगा यहाँ पे, राइट। जो यहाँ पे शीट नंबर 1 होगा, उसके बाद हम इस लेमिनेशन को इस पर इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद आएगा रेक्टेंगुलर शीट नंबर 2, इसके बाद और एक लेमिनेशन देंगे। इस तरह से दो प्लेट्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर लेमिनेशन यहाँ पे देते हैं। पेपर लेमिनेशन देने की वजह से क्या होता है, लेमिनेशन इंसुलेटर जैसा काम करता है, तो वो जो एरिया होगा वो एरिया डिक्रीज हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसा है, इसके बाद हम लोग एक लेमिनेशन दे दिया इस तरह से, और उसके बाद हम दूसरा प्लेट को यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा, एक इंसुलेटर आ जाएगा, और इस इंसुलेटर की वजह से पहला और दूसरा वाला जो प्लेट है वो कनेक्ट नहीं होगा, राइट। कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे इस तरह से लार्ज एरिया नहीं बनेगा, और एरिया नहीं बनेगा तो सर्कुलेटिंग करंट जनरेट नहीं होगा या फिर कम होगा, राइट। तो इस तरह से हम एडी करंट लॉस को डिक्रीज कर सकते हैं, right. I hope all of you have understand the concept of eddy current loss. If you have any queries you can ask in comment section. तो अभी तक हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस को समझ चुके हैं, एडी करंट लॉस को समझ चुके हैं। अभी हम जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर, मतलब कोर का प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, राइट। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला से डिस्कस कर चुके हैं, पहले इस फॉर्मूला को समझते हैं। देखिए एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट, जिसमें सर्किट कंपोनेंट्स होगा, जिसमें सर्किट कंपोनेंट्स होगा, राइट। इसमें हम एक वोल्टेज सोर्स देंगे और सर्किट कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम एक वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज का इक्विवेलेंट करंट सर्किट में फ्लो करेगा। अभी सर्किट का जो पैरामीटर होगा, ये पैरामीटर रेजिस्टेंसेस करंट के फ्लो को
क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसको रोकेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें जो ऑब्स्ट्रकल्स क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारा एक है प्राइमरी सर्किट, दूसरी है सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, राइट। ये जो सर्किट है इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, इसमें R1 के थ्रू करंट फ्लो करेगा, R2 के थ्रू फ्लो करेगा, R3 की तरफ करंट फ्लो होगा। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर का जो सर्किट है इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस नहीं है इन बिटवीन प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट कैसे कनेक्ट है, थ्रू फ्लक्सेस, थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्सेस। मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट है वो कनेक्ट है, राइट। और सभी मटेरियल जो है वो मटेरियल का एफिशिएंसी तो 100% नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ पे देखिए प्राइमरी सर्किट में अगर 100% फ्लक्स जनरेट होगा तो सेकेंडरी सर्किट में हम लोगों को 100% नहीं मिलेगा। वहाँ पे कितना मिलेगा, फॉर एग्जांपल 95% मिलेगा। तो बीच का जो 5% हुआ, 5% वेस्टेज हो जाएगा, राइट। 5% फ्लक्स वेस्टेज हो जाएगा। तो 5% फ्लक्स को तो कोई ना कोई रोकेगा ना, कोई ना कोई वो फ्लक्स के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, कोई यहाँ पे फ्लक्स के जो फ्लो है यहाँ पे ऑब्स्ट्रकल्स क्रिएट कर रहा है कोई ना कोई। तो वो जो पैरामीटर होगा जो ये फ्लक्स को रोकेगा इसको बोलेंगे हम लोग रिलक्टेंस। दैट मीन्स मैग्नेटिक सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। अभी रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रिलक्टेंस एस इक्वल टू एल बाई ए म्यू नॉट म्यू आर, राइट। अभी इस सब को हम समझेंगे। यहाँ पे एल मतलब क्या हुआ, एल मतलब हो गया लेंथ ऑफ द कोर, राइट। एल मतलब लेंथ ऑफ द कोर। ए क्या होता है, ए होगा हमारा एरिया ऑफ द कोर, राइट। ए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ द कोर। लेंथ हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा विड्थ, ब्रेथ, राइट। रेक्टेंगुलर शीट है तो हम लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो उसका एरिया मिल जाएगा, एरिया ए इक्वल टू इसका एरिया मिल जाएगा। और म्यू ज़ीरो मतलब है, म्यू ज़ीरो मतलब हुआ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, राइट। और म्यू आर होगा रिलेटिव परमिटिविटी। ये होगा यहाँ पे जो टर्म्स है इसका सिग्निफिकेंस। अभी देखिए क्या होगा, हमको हमारा एम क्या रहेगा कि फ्लक्स को अगर हम फ्लक्स के वेस्टेज जो होता है यहाँ पे प्राइमरी सर्किट में हम लोग कंसीडर करे हैं कि 100% है, सेकेंडरी सर्किट में हम लोग कंसीडर किया है 95% है। बीच का जो 5% है वो लॉस हो गया है, वो वेस्टेज हो गया है। तो हमारा एम रहेगा कि हम लोग ऐसा कोई कोर को चूज़ करें जिसमें कम से कम वेस्टेज हो, राइट। जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाए। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमारा जो रिलक्टेंस है एस का वैल्यू इसको हम कम करना पड़ेगा, राइट। अगर रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस मतलब क्या है, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लक्स का जो वेस्टेज है प्राइमरी सर्किट टू सेकेंडरी सर्किट वो भी कम होगा, राइट। वेस्टेज कम होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। ये होता है कंसेप्ट। अभी अगर हम रिलक्टेंस को कम करें तो हम लोगों को कैसा कोर चाहिए, किस तरह का कोर में रिलक्टेंस कम होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एस होता है और एल होता है, राइट, इन दोनों टर्म्स में रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम नीचे के टर्म्स को ए म्यू नॉट म्यू आर इसको अगर हम कांस्टेंट कंसिडर करें तो एस और एल में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। अगर हम नीचे वाला डिनोमिनेटर के पार्ट को अगर कांस्टेंट कंसिडर करें तो मतलब अगर देखिए अगर एस को कम करना होगा तो हमारा जो लेंथ होगा ट्रांसफार्मर का उसको भी कम करना पड़ेगा, राइट। In order to decrease the value of reluctance we have to decrease the value of length. But what happen if we decrease the value of length? अगर हम ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो लेंथ है इसको अगर हम डिक्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा, तो वो प्राइमरी कॉइल जो है ये सेकेंडरी कॉइल के पास में आ जाएगा, एकदम क्लोज हो जाएगा, राइट। अगर क्लोज हो जाएगा तभी क्या होगा, देखिए प्राइमरी सर्किट में एक हीट जनरेट करेगा, यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट करेगा यहाँ पे करंट फ्लो होगा प्राइमरी सर्किट में, यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा।
सिमिलरली सेकेंडरी सर्किट में भी फ्लक्स कटिंग होगा, यहाँ पे भी ईएमएफ जनरेट होगा, राइट। सो ये अगर दोनों कॉइल पास में आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाएगा। अगर ज़्यादा हीट जनरेट हो जाए तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्सेस जो है इसकी वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाएगा, राइट। इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हमारा प्राइमरी सर्किट है और यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट है, राइट, तो बीच का डिफरेंस अगर कम हो गया तो दोनों में क्या होगा, प्राइमरी सर्किट में थोड़ा फ्लक्सेस है, सेकेंडरी सर्किट में भी थोड़ा फ्लक्सेस है। प्राइमरी सर्किट फ्लक्स को हम 5P से कंसीडर करते हैं, सेकेंडरी सर्किट का जो फ्लक्स है उसको हम 5S से कंसीडर करते हैं। अगर दोनों पास में आ गया तो क्या होगा, दोनों के बीच में एक कॉमन फ्लक्स आ जाएगा, राइट, 5C कॉमन फ्लक्स आ जाएगा। और इस कॉमन फ्लक्स की वजह से क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाएगा, राइट, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे जो लेंथ है इस लेंथ को हम एक सर्टेन वैल्यू के बाद डिक्रीज नहीं कर सकते, राइट। सो दैट मीन्स एल को चूज करके हम लोग एक कोर का प्रॉपर्टी को डिसाइड नहीं कर सकते। समझ में आ गया। तो अभी न्यूमरेटर की बात कंप्लीट। अभी डिनोमिनेटर में आइए। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे हमारा है एरिया, ठीक है। अगर हम सभी पैरामीटर्स को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, ए को छोड़ के, एल कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, म्यू आर कांस्टेंट, राइट, तभी हमारा एक्सप्रेशन कैसा होगा, एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए, राइट। सो दैट मीन्स हमारा एम क्या रहेगा, रिलक्टेंस को कम करना। उसके लिए हमारा जो एरिया है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक को कम करेंगे दूसरा बढ़ेगा, राइट। सो रिलक्टेंस को अगर हम कम करते हैं तो जो एरिया है दैट एरिया विल इंक्रीज। अभी एरिया अगर इंक्रीज हो गया, तभी क्या होगा, जो ईडी करंट का कॉन्सेप्ट है वो देखिए, अगर ये एरिया कॉन्सेप्ट हो गया तो यहाँ का जो एरिया है वो भी इंक्रीज करेगा। अगर एरिया इंक्रीज हो गया तो ये एरिया भी इंक्रीज करेगा। अगर ये एरिया इंक्रीज करता है तभी यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट ज़्यादा हो जाएगा, और सर्कुलेटिंग के करंट की वजह से क्या होगा, जो ईडी करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों को ईडी करंट लॉस को भी डिक्रीज करना होगा, राइट। सो इसी वजह से क्या होगा, ईडी करंट लॉस को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जो एरिया है इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट, ए को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, एरिया यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, नहीं कर सकते इसको। तो जो गुड कोर है इसका जो हम चूज करते हैं, इसमें एरिया भी कंसिडरेशन में नहीं आएगा, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ लॉसेस जुड़ा हुआ है ना। अगर ए इंक्रीज हो गया तभी क्या होगा, जो रिलक्टेंस है जो लॉसेस है वो लॉसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर व्हिच इज म्यू नॉट, म्यू जीरो। म्यू जीरो मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसका जो वैल्यू होता है म्यू जीरो का वो कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर, राइट। इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है तो इसको तो चेंज करने का क्वेश्चन ही नहीं आता है, राइट। इसको हम इसके साथ हम रिलक्टेंस का चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यह कांस्टेंट वैल्यू है। तो म्यू जीरो भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। और लास्ट पैरामीटर क्या रहता है, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। तो अगर सभी पैरामीटर्स को एल, एरिया ए, म्यू नॉट, अगर हम तीन पैरामीटर को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है इसी से, वो एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर, राइट। तो अभी हमारा एम क्या है, हमारा एम है ये जो रिलक्टेंस एस है इसको कम करना, राइट। तो इसको कम करने के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए ऐसा कोई मटेरियल चूज करें जिसका रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, जो रिलक्टेंस होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, कोर मटेरियल इस तरह का चूज किया जाता है जिसमें रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो कम होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए जो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए, ए मीडियम ऑफ हायर रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब ऐसा मटेरियल जिसका रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होना चाहिए।
थर्ड नंबर पॉइंट क्या लिखा है, लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ईडी करंट लॉस। कोर का जो ईडी करंट लॉस है वो कम होना चाहिए, तो उसको कम करने के लिए क्या होगा, हमारे एरिया को कम रखना पड़ेगा, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फोर्थ नंबर पॉइंट, फॉर्म्ड बाय प्योर मैग्नेटिक मटेरियल। प्योर मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होगा तो प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में फ्लक्सेस बहुत ही इजीली क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसमें वेस्टेज जो हीट लॉस होता है वो कम हो सकता है, राइट। और लास्ट पॉइंट क्या है, वेल इंसुलेटेड, राइट। मतलब जो कोर का जो हम मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्लेट्स को एक साथ जोड़ के कोर को बनाते हैं, वो प्लेट्स क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड होने से क्या हो जाएगा, जो ईडी करंट लॉसेस होगा वो लॉसेस कम हो जाएगा। Okay, so this is all about the concept of choosing good core for transformer. Okay, so I know my videos are going so lengthy. Okay, but you know, if I discuss the concept more detailed, then the video will get longer. ओके, कॉन्सेप्ट अगर ऐसे डिस्कस करते हैं तो वीडियो लॉन्गर भी हो जाएगा। मतलब ऐसा एक बात श्योर है कि अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो इसके पीछे जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वाचिंग।